नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का सुदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक, हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास रखे जिन्हें हम कर्मधारय और दिगु के नाम से पढ़कर आए। ठीक, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान या हम कहते हैं तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, समास में दो शब्द हुए। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बना और इन दो शब्दों को हमने शब्द क्रमांक एक को हमने कहा पूर्व और शब्द क्रमांक जो दो है उसे हमने कहा उत्तर। अव्ययी भाव में हमने कहा था पहला बड़ा है दूसरे से, तत्पुरुष में हमने कहा था दूसरा बड़ा है पहले से। द्वंद्व में एक दो बराबर थे और बहुव्रीहि में एक दो मिलकर तीन हो गए थे। ये इसका हमने फॉर्मूला तैयार किया था जिसे हमने अतिदाव के नाम से समास के 6 भेदों को समझा था। ठीक, तो तत्पुरुष समास वह समास जिसमें हमने कहा कि पूर्व पद उत्तर पद बड़ा हो। ठीक, और तत्पुरुष की हमने एक भेद पढ़ा जिसे हमने कहा कर्मधारय, और कर्मधारय में हमने कहा कि वह समास, ठीक है, जिसके उत्तर पद में विशेष्य लगा हो। ठीक, कर्मधारय के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसके उत्तर पद में विशेष्य लगा हो और जिसके पूर्व पद में विशेषण लगा हो। ठीक, उत्तर पद में विशेष्य लगा हो और पूर्व पद में विशेषण लगा हो। और सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, एक सिद्धांत है ये कि जैसे काला घोड़ा, अब दोनों में महत्वपूर्ण शब्द क्या हुआ? घोड़ा हुआ, तो विशेष्य का महत्व विशेषण से ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि तत्पुरुष समास के उत्तर पद में विशेष्य लगाओ, अगर तत्पुरुष समास के उत्तर पद में विशेष्य लगाओ, पहले भाग में विशेषण लगाओ, तो यह इसका मतलब यह हुआ कि यह वो तत्पुरुष समास है जिसका सब क्लासिफिकेशन कर्मधारय के रूप में कर सकते हैं। अगर तत्पुरुष समास के उत्तर पद में विशेष्य है और पूर्व पद में विशेषण लगा है, तो मतलब ये हुआ कि यह तत्पुरुष कर्मधारय समास का हम सब क्लासिफिकेशन किस नाम से कर सकते हैं? तत्पुरुष समास का सब क्लासिफिकेशन हम कर्मधारय के नाम से कर सकते हैं। इसलिए इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है जो कि अपने आप में तत्पुरुष का एक भाग है। ठीक है, क्योंकि इस पर तत्पुरुष का नियम लागू हो रहा है, सेकंड पद इज ग्रेटर देन फर्स्ट पद। फिर हमने पढ़ा दिगु के बारे में। दिगु के बारे में बोलते हैं कि जिसके पूर्व पद में कोई संख्या हो। ठीक, पूर्व यानी पहले। ठीक, दिगु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिगु के हमने बारे में पढ़ा कि जिसके पूर्व पद में कोई संख्या हो। ठीक, और उत्तर पद में वो नंबर या वो शब्द जो संख्या को डिनोट करता हो। ठीक है, कहा जाता है कि हिंदी में जितनी सारी संख्याएं, वो सब संख्याएं विशेषण का ही एक भाग होती हैं, जिसे हम संख्यावाची विशेषण या संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। अगर सारी संख्याएं विशेषण का ही एक भेद है, ठीक है, उनका एक हिस्सा है, और ऐसा कहा जाए कि कर्मधारय समास वो है जिसमें विशेषण पूर्व पद में होता है, कर्मधारय के विशेषण पूर्व पद में होता है और विशेष्य उत्तर पद में होता है, और विशेषण का ही सारा जो भेद है वो संख्याएं हैं। ठीक, तो संख्याएं आ गई पूर्व पद में, उसके बाद वो नंबर जो संख्या को डिनोट करता है, यानी विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। और ऐसा कहें कि दिगु समास वो होता है जिसमें पूर्व पद में संख्या होती है और उत्तर पद में वो शब्द जो संख्या को डिनोट करता है। तो यह कोई अलग से बात नहीं है, ये कर्मधारय का ही एक सबसेट है जिसे हम दिगु के नाम से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात किया तो इसमें त्रिभुज, चौराहा, पंचभुज, ठीक है, अष्टभुज, इस प्रकार के एग्जाम्पल किस में आए थे? दिगु के नाम से आए थे। अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक टोटल 6 समास पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने 6 भेद हमने समास के किए थे। ठीक, इन समासों के जो 6 भेद हैं, इनकी व्याख्या अंग्रेजी में किस आधार पर या अंग्रेजी में किन शब्दों से करते हैं, उन पर अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। तो अभी तक हमने 6 समास के भेद किए थे। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला जो भेद था वो हमने किया था अव्ययी भाव समास का। ठीक, दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा था हमारा कर्मधारय समास, चौथा था हमारा दिगु समास,
पांचवा था हमारा द्वंद्व और छठवा था हमारा बहुव्रीहि। देखिए, जो समास है हमारा अव्ययी भाव समास, उस अव्ययी भाव समास की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण अवयव का काम करता है, ठीक है। और समास का मतलब हम समझ कर आए थे जब पहली क्लास हमने पढ़ी थी कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षेप करना किसी चीज़ को, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंपाउंड, ठीक है। यानी चीज़ों को संक्षेप में लिखना या संक्षेप करना, वो हमारा क्या कहलाता है, समास, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड करना, ठीक है। और इसी का जब हम विग्रह की बात करते हैं, सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, चीज़ों को एक्सपेंड करना, ठीक है। एक्सपेंड करना यानी कि समास का विग्रह करना, उसको खोल कर लिखना, यानी उसका एक्सपेंड करना, ठीक है। विग्रह यानी एक्सपेंड और समास यानी कि कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये कहती है कि यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, यानी इसके उदाहरण को हम याद ही कर सकते हैं, इसको व्याख्या की बात है इसमें। तो जैसा हम पहले भी पढ़ चुके थे अव्ययी भाव के बारे में, इसके एग्जाम्पल, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल कंपाउंड, ठीक है। एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि एडवर्ब से बना, और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, उसका ये काम करता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, एडवर्बियल कंपाउंड के नाम से। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास चीज़ों को फिक्स करने का काम करता है। हम बोल देते हैं, जैसे अगर ये विभक्ति पर काम करता है, हम आने वाली वीडियो में तत्पुरुष समास के बारे में जब हम बात करेंगे, तो तत्पुरुष समास विभक्तियों पर काम करता है, कारक व्यवस्था पर काम करता है। तो हर कारक के लिए ये फिक्स हो जाता है, जैसे कर्ता कारक के लिए हो गया, या कर्म के लिए हो गया, या कर्ण कारक के लिए हो गया, अन्य कारकों के लिए फिक्स हो जाता है। जब ये फिक्स या निर्णय का काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, ठीक। यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कौन सा समास हुआ, हमारा तत्पुरुष समास हुआ। अगला जो है हमारा तीसरा, वो है कर्मधारय। देखिए, कर्मधारय समास के जब हम भेद करेंगे, तो अभी मैं बताऊं, कर्मधारय समास में एक भेद होता है समानाधिकरण समास या समानाधिकरण कर्मधारय। या जैसे तत्पुरुष का भेद कौन से हुए हमारे, कर्मधारय और दिगु। तत्पुरुष का एक भेद होता है समानाधिकरण, उसी समानाधिकरण के दो पार्ट होते हैं जिसे हम कर्मधारय और दिगु कहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे केवल सुन लें, बाकी आने वाली वीडियो में मैं इसका जब चार्ट बनाऊंगा, जब हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे, तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे तत्पुरुष समास के दो भेद हम करेंगे, समानाधिकरण और दूसरा पढ़ेंगे हम व्यधिकरण। तो समानाधिकरण के जो दो भेद होते हैं, उनमें आता है कर्मधारय और दिगु। देखिए, समानाधिकरण का मतलब चीज़ें जहाँ समान हैं, अब हम सरल भाषा में समझें कि चीज़ें जहाँ समान हैं, ठीक है। तो कर्मधारय का इंग्लिश में जो नाम चलता है उसे हम बोलते हैं अपोजिशनल कंपाउंड, ठीक, अपोजिशनल कंपाउंड। अपोजिशनल जो शब्द है वो बना है अपोजिशन से। अपोजिशन का मतलब क्या हुआ, हमारा समान। अपोजिशन का मतलब हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो कैसी हुई हैं, यहाँ समान हुई हैं, उसे हम बोलते हैं अपोजिशनल कंपाउंड। अपोजिशन शब्द आप लोगों ने सुना होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ शब्द है, काफ़ी चर्चित रहता है न्यूज़ वगैरह में। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इसमें आता होगा ना, अपोजिशन में ये बात हम उठाएंगे, अपोजिशन में ये हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगला है हमारा दिगु समास। दिगु समास के बारे में हम पढ़कर आए हैं कि दिगु समास वह समास जिसके पूर्व पद में संख्या मिले। संख्या को हम क्या बोलते हैं, नंबर, और नंबर ही, ये नंबर से ही शब्द एक बना है जिसे हम बोलते हैं न्यूमरल। न्यूमरल, और न्यूमरल को जब हम कंपाउंड, यानी इसको हमने समास बनाया यानी संक्षेप किया, तो इसको हमने किस नाम से जाना, न्यूमरल कंपाउंड। न्यूमरल कंपाउंड यानी कि वह समास जिसके पूर्व पद में संख्या लगी हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, दिगु समास के नाम से, ठीक है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास में हमने क्या पढ़ा था, द्वंद्व का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि दो चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, ठीक है। तो द्वंद्व यानी कि जोड़ा, जोड़े की बात करता है, युग्म की बात करता है, ठीक है। तो युग्म या युग्मक, ठीक है, इसके लिए शब्द चलता है कॉपुलेट।
ठीक है। कॉपुलेट का मतलब क्या होता है, युग्मक या जोड़े की बात करता है। तो इसके लिए जो शब्द है वो चलता है कॉपुलेटिव कंपाउंड, यानी कि द्वंद्व की समास की हम बात करते हैं, कॉपुलेटिव कंपाउंड की बात होती है। ठीक। अगला है हमारा बहुप्रिय। देखिए बहुप्रिय समास वर्णन करने का काम करता है, वर्णन करना या किसी की विशेषता बताना। ठीक है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर, ठीक है, तो उन प्रोफेसर की विशेषता क्या बताएगी कि किस कॉलेज के, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर। तो ये बात उनकी विशेषता बताने की हुई। और विशेषता जब बताने की बात होती है तो उसे हम बोलते हैं किसी के एट्रीब्यूट, यानी किसी एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है कि किसी का वर्णन करना, और वह समास जो किसी का वर्णन करता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लेकर चलते हैं, चंद्रशेखर। ठीक। शेखर यानी सिर, माथा, और माथे पर चंद्रमा विराजमान है जिसके, वो किसकी बात आ गई, शिव जी की। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। ठीक है। उदर यानी पेट, तो पेट का वर्णन, किसका पेट लंबा या बड़ा है, लंबोदर यानी गणेश जी की। तो ये वर्णन की बात हुई। तो वर्णन की बात यानी एट्रीब्यूट बताने का काम करने वाला समास हमारा कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, ATT। एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। ठीक है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समास के अंग्रेजी के जो नाम हैं उनके आधार पर भी समझने में एक मदद मिली होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। उसमें अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से पूछें। और अब हम आने वाली वीडियो में समास की एक एक समास को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। और धन्यवाद, आपको ये वीडियो पसंद आई हो।